हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द बड़ा सीखो प्लेटफॉर्म। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक यूनिक कोर्स जो कि होने वाला है क्लास 9 के लिए। और इस कोर्स के अंदर ये साइंस का कोर्स है और बेसिकली इस कोर्स के अंदर आपको वन शॉट वन वीडियो मिलने वाली है, ठीक है। और कुछ ही लेक्चर्स में हम ये सारे चैप्टर्स आपके कवर करा देंगे। इस कोर्स का हमने स्पेशली नाम रखा है एग्जाम सीरीज, ठीक है। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत यूनिक होने वाला है। तो चलिए कुछ बड़ा सीखते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर हो जाता है मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हम स्टडी करने वाले हैं, तो चलिए उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं मैटर का बेसिक इंट्रोडक्शन। देन हम इसमें पढ़ने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर, यानी इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, ठीक है ना। जब आप इसका बेसिक इंट्रो पढ़ेंगे तो उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इस मैटर की क्या क्या खासियत होती है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। देन हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इसको क्लासीफाई किया, ठीक है। तो 5 स्टेट ऑफ मैटर आती है, उसमें 3 स्टेट ऑफ मैटर आती है, उनके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं चेंज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंज होता है तो कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं, कौन कौन सी फॉर्म आती है, उनकी डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए सब्लिमेशन हो गया, वेपोराइजेशन हो गया, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें हम पढ़ने वाले हैं डिफ्यूजन, इवोपोरेशन जैसे टॉपिक्स। देन हम इसमें पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज लेटेंट हीट। तो बहुत सारे बच्चों को ऐसे समझ में आता ही नहीं है, बट हम इसको बहुत ही क्लियरली आपको समझाने वाले, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हम आज के इस वन शॉट में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं इंट्रोडक्शन की ओर। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप देखेंगे कि भाई इंट्रोडक्शन हम किसका पढ़ रहे हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम तो होता है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारे चारों ओर जो मैटर है, मैटर यानी कि पदार्थ, तो उसी के बारे में हमें इंट्रोडक्शन लेना है, यानी उसी के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो बेसिकली अब अगर आप बात कर रहे हैं मैटर की, तो सबसे पहले हम मैटर के बारे में समझते हैं कि ये क्या। हिंदी में मैंने आपको बताया कि इसको हम बोलते हैं पदार्थ। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे कि पदार्थ क्या है, तो अगर आप अपने चारों ओर देखते हैं, ठीक है, अगर आप जस्ट इमेजिन दैट कि आप एक अंतरिक्ष में है और अपने चारों ओर के ग्रहों को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पृथ्वी है, इन द सेंस कि यहाँ पे इसके अलावा चंद्रमा है या दूसरे ग्रह है, सबको देख रहे हैं। फिर आप धरती पे आते हैं और धरती पे वापस आते हैं और आकर के देखते हैं अपने चारों ओर की चीज़ों को कि हमारे यहाँ पे क्या है, घर बने हुए हैं बहुत सारे, या फिर हमारे यहाँ पे टेबल रखी हुई है, या फिर बोर्ड है, या फिर डस्टर वगैरह है, कॉपी है, पेन है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैटर हो सकती है, ठीक है। क्यों हो सकती है मैटर? क्योंकि सारी चीज़ें पदार्थ हो सकती है। क्यों हो सकती है पदार्थ? क्योंकि पदार्थ की एक बहुत बेसिक डेफिनेशन दी गई है। वो डेफिनेशन कहती है कि पदार्थ वो है या मैटर वो है जो कुछ स्थान घेरता हो या फिर उसमें कुछ वेट हो, यानी उसमें कुछ वजन होनी चाहिए। 2 शर्तें होती हैं, बहुत कॉमन होती हैं, यानी उसमें कोई वजन होना चाहिए पार्टिकुलरली, और वो एक स्थान घेरता हो। तो बेसिकली ये 2 उसमें शर्तें होनी चाहिए। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो उसको जनरली आप क्या कह देंगे, मैट। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आती है, यानी मैटर का कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। यानी इस धरती पे जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो सब पदार्थ है, यानी वो सारी चीज़ें क्या है, स्थान घेरती है बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक थ्योरी आती है पंचभौतिक थ्योरी, ठीक है। इस पंचभौतिक थ्योरी के अंदर क्या क्या चीज़ें कही गई है, तो यहाँ पे हमारे एंशिएंट साइंटिस्ट थे, यानी पुराने समय के साइंटिस्ट, वो कहते हैं कि देखो एक पंचभौतिक थ्योरी होती है कि यहाँ पे इस ब्रह्मांड के अंदर या फिर इस धरती के अंदर जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी मैटर हैं, वो सब 5 महाभूत से मिलकर ये बने। तो ये सबसे पहले आप इसको याद कर सकते हैं, पंचभौतिक थ्योरी। ये 5 महाभूत, महाभूत का मतलब होता है, या भूत का मतलब होता है किसकी सत्ता हो, यानी जो सब में विद्यमान है, सब में प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम कहते हैं महाभूत। यानी हम सब जिससे मिलकर के बने हैं उसको आप कह सकते हैं महाभूत। इन द सेंस की आयुर्वेद का भी एक कंसेप्ट है, इसमें पंच महाभूत के बारे में बताया गया है। और नेचुरोपैथी अगर आप देखेंगे, प्राकृतिक चिकित्सा में भी 5 महाभूतों की चिकित्सा की जाती है। अब नॉर्मली अगर आप उसमें जाएं तो आप देखेंगे कि 5 महाभूत कौन कौन से होते हैं, क्योंकि साइंटिस्टों ने तो हमें साइंस में भी ये चीज़ पढ़ाई है। तो देखो 5 महाभूत होते हैं आपके। सबसे पहले होता है अग्नि, ठीक है, फिर होता है जल, देन होता है वायु, ठीक है, और देन होता है आपका स्काई यानी कि आकाश, और पृथ्वी। इस तरीके से होते हैं 5 महाभूत, यानी कि फायर, ठीक है, और इसके अलावा वाटर, इसके अलावा स्काई,
ठीक है, इसके अलावा एयर और आपका पृथ्वी महाभूत यानी अर्थ, ठीक है। तो इस तरीके से ये 5 महाभूत होते हैं। और नॉर्मली साइंटिस्ट क्या कहते थे कि ये 5 महाभूत ऐसे मिलेंगे और मिलने के बाद क्या बनाएंगे, आपका एक मैटर बनाएंगे, यानी कि हम सब मैटर है, हम भी मैटर है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं भी मैटर हूँ, ठीक है। तो हम सब 5 महाभूतों से मिलकर बने हुए हैं। ये थ्योरी कहती है आपकी पंचभौतिक थ्योरी, ठीक है। चलो, पंचभौतिक थ्योरी आपको क्लियर होती है। देन इसके बाद हम आएंगे कि जितने भी मैटर हैं, ठीक है। आगे आता है महर्षि कणाद का इंट्रोडक्शन। तो महर्षि कणाद ने क्या किया ना, एक आपका चावल का दाना लिया और उसको बहुत छोटे छोटे पीसेस में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है। तो एट इन द लास्ट वो इस स्टेज पे पहुंचे कि भाई इससे छोटे पीसेस तो हम कर ही नहीं सकते। तो उस सबसे छोटे पीस को उन्होंने नाम दिया कण, और उसी से उनका नाम पड़ा कणाद, ठीक है। तो महर्षि कणाद यानी वो भी एक तरीके के साइंटिस्ट हुए। तो वो साइंटिस्ट कहते थे कि जितने भी मैटर्स होते हैं वो इस कण से मिलकर के बड़े, ठीक है। तो इसीलिए उनको कणाद कहा गया, महर्षि कणाद कहा गया। और बाद में जो आज के मॉडर्न साइंटिस्ट आए, उन्होंने बाद में रिसर्च की और उन्होंने भी ये बताया कि जो जितने भी मैटर होते हैं वो एटम से मिलके बने होते हैं। यानी बाद में उन्होंने इसी कण को एटम के अंदर चेंज कर दिया, यानी यही जो कण होता है वो एटम कहलाता है। अब एटम क्या हुआ, एटम स्मॉलेस्ट यूनिट कह सकते हैं आप मैटर की, यानी कोई भी मैटर जो है एटम से मिलकर एक बना, ठीक है। चलो, इतनी बेसिक सी बात आपको क्लियर होती है। तो एक और चीज ध्यान लगे, हाथ क्लियर कर लेते हैं कि जितने भी मेटल्स हैं आपस में से कंबाइन होगी और कंबाइन होकर के बनाते हैं मॉलिक्यूल, यानी कि जब परमाणु मिलते हैं तो अणु बनते हैं, इस तरीके से आप कह सकते हैं। यानी एटम ऐसे कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं, और देन मॉलिक्यूल से बाद में जाके एक बड़ा सा मैटर बन जाता है, ठीक है। चलो, इतनी चीज आपको क्लियर होती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषता, यानी कि एक मैटर एक पदार्थ है, आप इतना तो जानते हैं कि वो पार्टिकल से छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, जो कि पहले महर्षि कणाद बता चुके, ठीक है। और वही चीज जो एंशिएंट साइंटिस्ट थे, यानी आज के हिसाब से जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताई ना। द नेक्स्ट इज कि अब आप उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या विशेषताएं होती। तो पहले होती है कि देखो, जितने भी मैटर होते हैं ना वो छोटे छोटे पीसेस से मिलकर के बने होते हैं, जिनको हम टाइनी पीसेस बोलते हैं और जिनको हम एटम कहते हैं, ठीक है। अब इतना तो आपको पता लगे, पहली विशेषता ये होगी। अब दूसरा पॉइंट इसी में आता है कि देखो, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो एटम होते हैं, उनके बीच में एक स्पेस होता है, एक फिक्स स्पेस होता है, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। और तीसरी विशेषता आती है कि ये जो है ना कंटिन्यूअसली मूव करते रहे, ठीक है, कंटिन्यूअसली मूव करते रहे। अब आप ऐसे समझो कि इनके बीच में अगर स्पेस होगा तो दूसरा जो पार्टिकल है वो भी इनके आके इसमें आके फिट हो सकता है, ठीक है। इतनी चीज आप समझते हैं कि दूसरा पार्टिकल भी इसमें आके फिट हो सकता है क्योंकि इनके बीच में स्पेस है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी आती है इसकी कि भाई ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते, ठीक है ना, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है कि ये आपस में एक दूसरे को ऐसे हेल्ड टुगेदर रखते हैं। हेल्ड टुगेदर इन द सेंस कि इनके बीच में एक फोर्स होता है, इस फोर्स की वजह से ये एक दूसरे को बहुत अच्छे से पकड़े रखते, ठीक है। तो पकड़े, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम सॉलिड की बात करते हैं, ठीक है। सॉलिड में पत्थर लीजिए, एक पत्थर के जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में एक दूसरे को पकड़े रखते। अब वो पकड़े क्यों रखते हैं, क्यों इस तरीके से पकड़े रखते हैं, इस वजह से उसका एक डेफिनेट शेप हो जाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे पकड़े रखते हैं ना क्योंकि इनके बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का जो फोर्स होता है, बल होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। और ज्यादा होने की वजह से वो आपस में एक दूसरे को पकड़े रखते हैं, और जितना स्ट्रॉन्गली वो पकड़ेंगे उतनी ज्यादा सॉलिड, ठीक है। तो ये था हमारा कंसेप्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर यानी कि इसी मैटर को हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, तो उसके बारे में हम स्टडी कर। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा 5 स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे क्या है, आपने सिलेबस में देखा होगा 3 स्टेट ऑफ मैटर होता है, ठीक है, एक होता है 5 स्टेट ऑफ मैटर। तो इनको 2 तरीके से आप इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। बट बेसिकली अगर आप बात करते हैं 5 स्टेट ऑफ मैटर की, तो उसमें 3 स्टेट ऑफ मैटर भी कवर हो जाता है, क्योंकि 3 स्टेट ऑफ मैटर होता है आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन इसके अलावा अगर आप बात करते हैं 5 स्टेट ऑफ मैटर की, तो इसमें आ जाता है आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, और एक आ जाता है BEC। ये BEC क्या होता है, बोर्स एंड स्टेन कटनशीट, ठीक है ना, इसके बारे में भी हम बात करें, ठीक है। तो ये 5 स्टेट ऑफ मैटर भी बताए गए हैं,
बट कोवल देखिए जनरली आप बात करेंगे अगर तो यहाँ पे 3 स्टेट ऑफ मैटर ही बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो चलिए हम 5 स्टेट की बात करेंगे तो 3 स्टेट भी उसके अंदर कवर हो जाएगी। तो चलिए फिर 5 स्टेट की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका सॉलिड। तो सॉलिड की बात करते हैं आप, क्योंकि 5 आते हैं तो 5 ही के नाम बता दिए मैंने आपको। तो सबसे पहले आता है सॉलिड। अब सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं हमने बात करी थी कि वो हेल्ड टुगेदर होते हैं। हेल्ड टुगेदर मतलब उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यानी आकर्षण बल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो एक दूसरे को इस तरीके से पकड़े रखते हैं कि वो सॉलिड बन जाते हैं। सॉलिड इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाते हैं। तो एक प्रॉपर्टी तो हो गई कि वो हार्ड होते हैं। फिर दूसरी चीज़ आप इसमें देखें कि जैसे वो हार्ड होते हैं, यानी पत्थर एग्जाम्पल लिया था हमने, तो स्टोन को अगर आप देखेंगे देखो वो बहुत हार्ड होता है, इसीलिए उसका जो आकार होता है वो शेप होता है वो एक डेफिनेट शेप होता है। दूसरी बात करते हैं अगर उसकी वॉल्यूम की, यानी वॉल्यूम इन द सेंस की आयतन की बात करते हैं, तो अगर आप गिलास में पत्थर को रखोगे तब भी वो उतनी ही क्वांटिटी में होगा, या फिर किसी और बर्तन में रखोगे तब भी वो उतनी ही क्वांटिटी में होगा, यानी उसकी क्वांटिटी यानी आयतन यानी वॉल्यूम उसका कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इन द सेंस की वो चीज़ आपको समझ में आती है कि डेफिनेट इसका शेप होता है, डेफिनेट इसका वॉल्यूम होता है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इनके बीच में जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सॉलिड। नेक्स्ट इज लिक्विड। तो लिक्विड की बात करते हैं, एज कम्पेयर टू सॉलिड इसका जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा लूज होता है उनके अंदर, इसीलिए उनका जो शेप होता है वो एक परफेक्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम पानी का उदाहरण लेते हैं, पानी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो पानी को अगर आप इन द सेंस ये देखें कि भाई इसका शेप पता करने की कोशिश करेंगे तो उसका कोई शेप नहीं होता। ठीक है, पानी का कोई शेप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, कोई परफेक्ट शेप नहीं होता है। नेक्स्ट चीज की अगर इसकी वॉल्यूम की हम बात कर दें तो वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम तो उसका उतना ही होता। वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी। अब मान लीजिए आपने 100 ml पानी लिया, अगर आप उसको एक गिलास में डालते हैं तो तब भी वो 100 ml ही रहेगा, यानी उसकी आयतन यानी वॉल्यूम उसका सेम ही रहेगा, क्वांटिटी उसकी सेम ही रहेगी। नाउ नेक्स्ट चीज अगर आप उसको एक भिगोने में डालते हैं तो वो भी सेम ही रहेगा। तो यानी इससे आप क्या सीखते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, और उनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, उनका जो शेप होता है वो भी अपने आप में फिक्स नहीं होता है, क्योंकि वो फिक्स नहीं होता क्योंकि शेप उनका आकार उसका चेंज हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट इज गैस। तो अब हम गैस की बात करते हैं। तो बेसिकली गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो गैस के पार्टिकल्स ऐसे हेल्ड टुगेदर तो नहीं होते, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नाक के बराबर होता है, और इसीलिए ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नाक के बराबर होने की वजह से इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक रूम लेते हैं, उस रूम के अंदर हम एक गैस सिलेंडर रखते हैं, उस गैस सिलेंडर को हम जैसे ही ओपन करेंगे तो उसके अंदर से बहुत ही गैस निकलती है, बड़े अमाउंट में गैस निकलती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स को हमने ऐसे कैद किया हुआ है, ठीक है, उस सिलेंडर के अंदर। और जैसे ही उसको ओपन किया जाता है तो उसके पार्टिकल्स, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता ही नहीं, तो इसलिए वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं और पूरे रूम में फैल जाते। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आती है। तो इससे हम ये भी समझते हैं कि इसका जो शेप होता है यानी आकार जो होता है वो एक डेफिनेट नहीं होता है, क्योंकि ये तो पूरे रूम का शेप ले लेगा। और दूसरा, इसका जो वॉल्यूम होता है वो भी कोई डेफिनेट नहीं होता है। तो चलिए इतनी चीज़ आपको क्लियर होती है, तो हम नेक्स्ट आते हैं प्लाज्मा। ये प्लाज्मा क्या होती है? देखो, सबसे पहले आपने सॉलिड के बारे में पढ़ा, फिर आपने लिक्विड के बारे में पढ़ा, फिर आपने गैस के बारे में पढ़ा। अब अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आइस की बात करता हूँ तो आइस एक बर्फ हो गया, ठीक है, यानी बर्फ मतलब अगर उसको हीट करते हैं तो क्या बन जाएगा? पानी, यानी वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। अगर आप उसको भी हीट करते हैं तो क्या बन जाएगा? वेपर। अब वेपर हो गई, वेपर यानी कि गैस हो गई। अब सोचो कि गैस के बाद कौन सी अवस्था बनती होगी? तो गैस के बाद जो अवस्था बनती है, जो स्टेट चेंज होती है, वो होती है आयोनाइज्ड गैस। अब ये आयोनाइज्ड गैस क्या होती है? यानी ये जो गैस है, जब ये ही गैस जो है चार्ज हो जाती है, यानी इसके बीच में आयन्स आ जाते हैं तो चार्ज हो जाती है, तो तब हम इसे कहते हैं प्लाज्मा। यानी एक आयोनाइज्ड गैस होती है, यानी चार्ज गैस होती है जिसके अंदर चार्ज होता है, यानी प्लस माइनस चार्ज होता है। ठीक है, बेसिकली अगर आप देखें कि इलेक्ट्रिसिटी अगर इससे पास आउट कराएंगे तो आप बताओ ये गुड कंडक्टर होगी कि बैड कंडक्टर? ये डेफिनेटली ये एक गुड कंडक्टर होगी, क्योंकि ये आयोनाइज्ड है, इसके अंदर तो चार्ज पहले से मौजूद है। तो ऐसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी को जब हम पास आउट कराते हैं तो बहुत ही अच्छा ये गुड कंडक्टर होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से इसमें से पास आउट होती है। नेक्स्ट इज PEC। PEC मतलब बोस एल्स्टीन कंडेंसेट। अब ये क्या चीज़ है?
जब आपने अभी देखा कि हमें सॉलिड से लिक्विड बनाए और लिक्विड से हमने गैस बना, ठीक है। तो नॉर्मली गैस से हमने बनाई आयोनाइज्ड गैस यानी कि प्लाज्मा। देन आता है हमारा बीडीसी। अब ये क्या चीज है, आप देखो 1995 में इसकी खोज हुई है, 1995 में इसकी खोज हुई, ठीक है। और उस टाइम पे ये बताया गया कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लो टेम्परेचर पे जाने के बाद से, जैसे बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर होता है, तो ये मॉलिक्यूल जो है आपस में इस तरीके से एक दूसरे को जकड़ लेते हैं, यानी सॉलिड से भी ज्यादा इनके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो लगने लगता है। तो इस स्टेट को हमने बोला पीईसी। अब बेसिकली ये 1995 में इसके लिए जिस साइंटिस्टों ने बिल्कुल को खोजा था, बेसिकली उनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो चलिए, अब ये सारी चीजें आपने पढ़ी, यानी 5 स्टेट ऑफ मैटर आपने पढ़ी। अब नॉर्मली अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, इंटरचेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि जो स्टेट ऑफ मैटर है वो आपस में कैसे बदलती है, और उन टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे। तो जब वो बदलती है तो उन प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है चेंजिंग इन स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि किसी भी पदार्थ की अवस्था किस तरीके से बदलती है। अब नॉर्मली आपने देखा कि 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि आपका सॉलिड होता है, देन इज लिक्विड होता है, एंड देन इज गैस होता है, यानी 3 आपके स्टेट, यानी 3 स्टेट ऑफ मैटर हम इनको बोलते हैं। अब ये आपस में इंटरचेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जब आप बर्फ जमाते थे तो उस बर्फ को जैसे ही आप हीट करते, तो हीट करने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब ये लिक्विड में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग, यानी कि बर्फ जो है वो मेल्ट होता है, यानी पिघल जाता है, तो इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। अब देखो, मेल्टिंग के बाद आता है जैसे ही यहाँ पे नॉर्मली तुम्हारा वेपर बनना शुरू होता है, यानी आप उस वाटर को हीट कर रहे होते हैं, इस लिक्विड को हम हीट कर रहे होते हैं। नॉर्मली अगर आप देखते हैं उस लिक्विड को जब हम हीट कर रहे हैं तो वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और ये वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होना है क्या कहलाता है, तुम्हारा वेपोराइजेशन या फिर इवोपोरेशन भी इसको बोलते हैं। अब इन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है, वो चीज़ में मैं आपकी क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो इवोपोरेशन के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना, तब इसके बारे में हम डिस्कस। नाउ नेक्स्ट इन, अब वेपन है, वेपर यानी कि गैस। अब वेपन मान लीजिए ऊपर की ओर उड़ रही और आप उनको सॉलिड बनाना चाहते, आप उनको सॉलिड फॉर्म में लाना चाहते, तो आप उस वेपर को जब आप सॉलिड फॉर्म में लेकर के आते हैं, यानी गैस को सॉलिड फॉर्म में लेकर के आते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है। देन अगर आप चाहें तो आप इस आप क्या करते हैं, एक लिक्विड लेते हैं, बेसिकली इस लिक्विड को आप बर्फ से जमा रहे हैं, इस तरीके से आप समझिए, इस लिक्विड से आप बर्फ से जमा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं फ्रीज, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। देन अब आप बर्फ से अगर डायरेक्ट गैस बना रहे हैं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बना रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है ना। अब नॉर्मली इस गैस से आप इसे लिक्विड में चेंज कर रहे हो, तो जब आप गैस से इसको लिक्विड में बदल रहे होते हैं, यानी गैस के पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर होते हैं, यानी उनके पार्टिकल्स को आप नजदीक ला रहे हैं, यानी आप उसको लिक्विड में बदल रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन, यानी कंडेंस करना, यानी उनको पास पास लेकर के आना, उसको कहते हैं हम कंडेंसेशन। तो बोल, ये टॉपिक आपको क्लियर होता है। ये था इंटरचेंजिंग, यानी जब आप स्टेट बदल रहे होते हैं तो कौन कौन सी प्रोसेस जब करते हैं आप, तो उन प्रोसेस को क्या टर्म के हिसाब से आप क्या डेफिनेशन उनकी देते हैं, यानी वो चीज़ें हमने पढ़ी, वो जो डेफिनेशन थी वो हमने बात की, ठीक है। नॉर्मली आपको एक और टॉपिक यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जब कोई भी चीज़ मेल्ट होती है, यानी पिघल रही होती, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ फ्रीज हो रही होती है, यानी कि बेसिकली वो जम रही थी, या फिर कोई भी चीज़ वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है, यानी वेपोराइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पे यानी बॉइलिंग, यानी उबल रही होती है वो चीज़, तभी तो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे ये 3 चीज़ हो गई, एक मेल्ट हो गया, एक फ्रिज हो गया, एक बॉयल हो गया। तो तीनों के पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स यानी टेम्परेचर होते हैं। तो हर एक मैटर का एक पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पे जाके वो पिघल जाता है, या जिस पे जाके वो उबल जाता है, यानी बॉयल हो जाता है, या जिस पे जाके वो जम जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए पानी को लेते हैं, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जाकर के फ्रिज हो जाता है, इन द सेंस कि वो जम जाता, तो वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, यानी वो टेम्परेचर जिस पे जाके पानी जम जाता, ठीक है। नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है या उबलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर।
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लेटेंट हीट। अब हम लेटेंट हीट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अभी तक आपने बात करी कि हम सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैसेस में कैसे चेंज कर, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं कि जब आप सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे एक हिडन एनर्जी काम कर रही होती है, या फिर आप लिक्विड से गैस में चेंज कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हिडन एनर्जी वहाँ पे काम कर रही होती है। उस हिडन मतलब छिपी हुई एनर्जी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। यानी कि मैटर की एक स्टेट से जब मैटर की दूसरी स्टेट चेंज होती है तो उस बीच एक एनर्जी काम कर रही होती है। वो भी एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं हिडन एनर्जी, ठीक है। तो ये होती है आपकी लेटेंट हीट। अब लेटेंट का मतलब ही होता है हिडन, ठीक है। तो बेसिकली इतनी बात आपको समझ में आई। तो बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझिए। मान लीजिए कि आपको किसी सॉलिड से लिक्विड बनाना है या बर्फ से पानी बनाना, तो बेसिकली जब आप बर्फ से पानी बना रहे होते हैं तो वहाँ पे एक हीटर हीट काम कर रही होती है जो उस बर्फ को पानी में से कन्वर्ट कर रही होती, ठीक है। तो उस हीट को हम हीटर हीट या फिर लेटेंट हीट कहते हैं। नॉर्मली इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ। मान लीजिए कि आपको आपने बर्फ दिया, एक बीकर के अंदर बर्फ की कुछ टुकड़े ये जो -5 डिग्री सेल्सियस पे थे। अब जैसा कि आप जानते हैं पानी जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है, लेकिन उस टाइम -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा जमा हुआ है ना। तो अब आप क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं। क्यों हीट कर रहे हैं? क्योंकि आप उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किस फॉर्म में, लिक्विड में, ठीक है ना। जब आप उसको हीट करेंगे तो उसका जो टेम्परेचर है वो कहाँ पे पहुँच जाएगा, आप -5 से जाएगा -4, देन जाएगा -3, इस तरीके से राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। राइज मतलब ग्रेजुअली राइज होगा, बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है -1 से जाकर के 0 डिग्री सेल्सियस पे जाकर के वो रुक जाएगा। और वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब 0 डिग्री सेल्सियस पे जाके वो बर्फ मतलब ये जो बर्फ है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका टेम्परेचर राइज होना बंद हो जाएगा। जबकि आग आपने प्रॉपर नीचे दी है तो वो प्रॉपर आग जलती रहती है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे ऑटोमेटिकली उसका जो टेम्परेचर राइज होना जो है वो बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो बर्फ जो है वो पानी में पिघल रहा होता है। देन कुछ टाइम के लिए जब वो पानी में पिघल जाता है, ठीक है, तो इस बीच क्या हो रहा होता है, वहाँ पे प्रॉपर एक हीट एनर्जी स्टोर हो गई होती है और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाई हो गई होती है। यानी इसके मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से रिएक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स ऐसे सेपरेट होते रहते हैं। तो वो जो सेपरेट होते रहते हैं तो वहाँ पे एक हिडन हीट काम करती है। हिडन मतलब छुपी हुई हीट, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा उस टाइम पे, लेकिन फिर भी जो बर्फ है वो पानी में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो वो एक स्टेज थी बीच की, तो वहाँ पे क्या होता है, हिडन हीट काम करती है। तो यहाँ पे काम करती है आपकी लेटेंट हीट ना। अब वो पानी में कन्वर्ट हो गया। अब ये पानी को फिर भी आपने नीचे से आग दी हुई है, प्रॉपर आग वैसे ही जल रही है तो पहले जल रही थी ना। उस टाइम के बाद ये जो पानी का टेम्परेचर है बढ़ना स्टार्ट होगा, ये जाएगा 100 डिग्री तक। तो 100 डिग्री पे जाकर के ये फिर से स्टॉप हो जाता है, मतलब बढ़ना फिर से बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब ये लिक्विड से गैस में बदल रहा होता है। तो उस टाइम पे इसकी काइनेटिक एनर्जी फिर से बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि हीट एनर्जी ज़्यादा हो गई तो काइनेटिक एनर्जी फिर से हाई हो गई, तो इसके पार्टिकल्स और दूर दूर जा रहे हैं। तो उस समय पे जब भी पार्टिकल्स दूर दूर जा रहे होते हैं तो यहाँ पे ये एक हिडन एनर्जी या हिडन हीट काम कर रही होती है, जिसको आप बोलते हैं लेटेंट हीट। नॉर्मली ये आपने सीखा कि लेटेंट हीट क्या होती है। तो लेटेंट हीट क्या होती है, जब एक मैटर की एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्जन हो रहा होता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से गैस बन रही होती है। तो उस समय पे एक स्टेज पे जाके जो आपका टेम्परेचर है वो राइज नहीं होता, लेकिन मॉलिक्यूल्स अलग अलग होने लगते हैं। तो वहाँ पे हिडन एनर्जी काम कर रही होती है, हिडन हीट काम कर रही होती है, छिपी हुई हीट काम कर रही होती है, जिसको आप कहते हैं लेटेंट हीट। आप समझिए, ये जो लेटेंट हीट होती है वो दो तरीके से होती है, दो प्रकार से होती है। पहला होती है आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी जब सॉलिड स्टेट से लिक्विड में कन्वर्जन होता है, यानी सॉलिड स्टेट जब लिक्विड में बदलती है तो इस स्टेज के बीच में एक हिडन हीट काम कर रही होती है, इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नाउ द नेक्स्ट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये क्या चीज होती है? वेपोराइजेशन से मतलब होता है भाप में कन्वर्जन होना। तो बेसिकली आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि अभी क्या हुआ, आपने सॉलिड से लिक्विड बनाया तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया।
लेकिन जब लिक्विड से आप वेपर बनाएंगे ना, तो तब वो क्या हो जाएगा, आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो चलिए, ये टॉपिक आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, तो चैप्टर बहुत अच्छे से आपने पढ़ लिया है, तो होप सो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। और एक शॉट के अंदर हमने पूरा चैप्टर आपका खत्म कर दिया है। ठीक है, जो छोटे मोटे पॉइंट्स बचते हैं ना इसके टॉपिक, क्योंकि चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो गया, तो इन पॉइंट्स को हम एक रिवीजन लेक्चर लेकर के आएंगे। तो उस रिवीजन लेक्चर में मैं विद इन 30 मिनट, या फिर आप कैसे कह सकते हैं कि विद इन 30 टू 30 में हम पूरा सिलेबस भी आपका कवर करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, और पहले जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे, तो वो सारी चीजें मैं उसमें आपको क्लियर कराऊंगा। तो चलिए फिर ये लेक्चर में हम एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो इसी से आगे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसी से आगे हम चलने वाले हैं। ठीक है, तो आपने कुछ बड़ा सीखा और इस तरीके से हम कुछ बड़ा सीखने वाले हैं। ठीक है, होप सो ये सारी चीजें पढ़ करके सीख करके आप सिखा भी पाएंगे। मैं इस वे में आपके काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर, थैंक यू।